मेरठ महापंचायत में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ बुलंदशहर से दो विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं। एक संघ और संगठन की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं प्रदीप चौधरी, और हैट्रिक मारा है। पहले जिला पंचायत सदस्य रहे, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और उसके बाद से अब विधायक हैं। और दूसरे बसपाई से भाजपाई हुए अनिल शर्मा हमारे साथ हैं, पूर्व मंत्री हैं और तीसरी बार के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों लोगों का। बुलंदशहर से आप लोग जुड़े हुए हैं और आसपास चूंकि दिल्ली है, एनसीआर है, लेकिन सवाल आपसे खड़ा होता है। अनिल शर्मा जी माइक उठा लें आप। सवाल ये होता है, क्या धन्यवाद कर दीजिए। गंगा महापंचायत मेरठ में जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसके लिए मैं पूरे गंगा ईवी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर से आपके द्वारा जो सवाल और क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम लोग जवाब देंगे तो उससे जनता में एक सकारात्मक मैसेज जाएगा। आप भ्रष्टाचार पे करेंगे, माफियाओं पे करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस पे बात करेंगे, उसका एक अच्छा मैसेज जाएगा। आपको कार्यक्रम की बधाई और शुभकामनाएं। सवाल बुलंदशहर से ताल्लुक रखता है, तो बुलंदशहर जो शहर दिल्ली से नज़दीक है, राजधानी से नज़दीक है, लेकिन सवाल यह है कि आज तक वहाँ बड़ी लाइन नहीं है, रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है। आपकी सरकार केंद्र में, आपकी सरकार राज्य में, आप वहाँ के विधायक, सदर विधायक, सारे विधायक, तो फिर ऐसी दुर्व्यवस्था बुलंदशहर की क्यों? देखो, आप 2017 से पहले की बात करेंगे और 2014 से पहले तो इतनी गंदगी थी देश में, उसे साफ करने में टाइम तो लगेगा ही ना। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार देश में विकास कार्यों की झड़ी लगा रखी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश को पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बनाने का काम कर रहे हैं। हमने और माननीय विधायक जी ने सभी ने अपनी बातें रखी हैं। हम समझते हैं बहुत जल्दी हमारा बुलंदशहर बुलंदियों को छुएगा। मेरठ से हमारा जो रोड है वो 4 लेन का कनेक्टिविटी है बुलंदशहर तक की। अभी गाजियाबाद से अलीगढ़ तक का 6 लेन का हमारा रोड बना, और मेरे ख्याल में विश्व रिकॉर्ड है कि आज 100 घंटे में 100 किलोमीटर रोड बनाया। तो हमने बाईपास के लिए भी माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी को लिखा है और मेट्रो के लिए भी लिखा है। अनिल शर्मा जी, आपने क्या रेल मंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से मुलाकात की? पार्टी आपकी केंद्र में, राज्य में और दिल्ली के नजदीक होने के बावजूद बुलंदशहर वहां तक रेल लाइन नहीं पहुंची, ये पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं है क्या? देखें, अगर बुलंदशहर जनपद की अगर हम बात करते हैं तो खुर्जा हमारे बुलंदशहर जनपद में है, और वहाँ से जो मेन ट्रैक है वो रेल लाइन गुजरती है जंक्शन से। बुलंदशहर और जंक्शन के बीच की जो दूरी है वो लगभग 20-22 किलोमीटर है। बाकी फिर भी बुलंदशहर जो हमारा टाउन है, शहर है, उसमें लाने के लिए बहुत प्रयास हुए हैं। हमारे माननीय सांसद जी के साथ हम लोग भी मिले हैं। ऐसा है कि बुलंदशहर में बहुत सारे आयामों में बहुत बड़ा काम हुआ है। एक आध चीज़ ऐसी रह जाती है जिसको स्पर्श नहीं किया जाता, क्योंकि रेलवे ने भी भारतवर्ष में का बड़ा विस्तार किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत काम किया है और एक बड़ी व्यवस्था है उसमें, और बहुत सारे हैडल्स रहते हैं। हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर 100% इसके लिए प्रयासरत हैं कि बुलंदशहर से भी वो लाइन चली जाए, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें हमें सफलता भी मिलेगी। सफलता कब तक मिलेगी? क्योंकि बुलंदशहर के लोग भी देख रहे हैं, माननीय आप विधायक हैं, आपके सांसद भी वहां से हैं, तो ऐसे में जो जनता देख रही है, एक आश्वासन, एक भरोसा क्या है? देखिए, ये इसको मेरे स्तर से या माननीय विधायक जी के स्तर से कोई टाइम बाउंड इसको बता देना या माइक्रो लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं वो इसलिए संभव नहीं है। भारत सरकार का मामला है और माननीय सांसद जी इसमें व्यक्तिगत रूप से लगे हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। बट जितना मेरी जानकारी है, मेरी सूचना है, मेरी इन्फॉर्मेशन है, माननीय सांसद जी की मेरी लगातार बात होती है, माननीय विधायक जी से भी बात होती है, जल्दी इसमें हम लोगों को सफलता मिले। 17 से आपकी सरकार है और केंद्र में 14 से सरकार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बुलंदशहर में ऐसा आप लोगों ने इन वर्षों में क्या किया जो जनता को आप बता सकें कि हमने ये किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हमने, चाहे शिक्षा के लेवल पे, चाहे स्वास्थ्य के लेवल पे, चाहे जल के लेवल पर जो मूलभूत सुविधाएं, ऐसा क्या किया जो आप अभी हम आपसे सवाल पूछें और आप पॉइंट खटाखट बिना सोचे बता सकते हैं? और जनता सुनना चाहती है कि 17 से 14 से सरकार केंद्र में और 17 से राज्य में लगातार आपकी सरकार है, तो आखिर ऐसा क्या किया है आपने? मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले हमारे यहाँ बुलंदशहर में मेडिकल कॉलेज नहीं था। अभी बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम से मेडिकल कॉलेज बना। हमारे यहाँ पोल्ट्री
खुर्जा में पोर्ट्री है जो विश्व की दूसरे नंबर की है। खुर्जा में थर्मल पावर प्रोजेक्ट मेरे ख्याल में तैयार होने में है, और नियर बाई क्योंकि जेवर एयरपोर्ट बनना है तो बुलंदशहर क्योंकि नज़दीक है उनके, तो काफ़ी जो विकास है वो होने की संभावना है। और सरकार का पूरा ख्याल बुलंदशहर की तरफ है कि इस तरह से जैसे बुलंदशहर बुलंदियों का शहर है उसी तरह से इस पे चारों तरफ सरकार का पूरा ध्यान है और काम कर रही है। प्रदीप जी, सवाल ये है कि आप कह रहे थे कि आपने जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे, आप सदस्य भी रहे, तो जो बुलंदशहर है, बुलंदशहर के लिए एक मॉडल आपने सोचा होगा, क्योंकि आप जमीन से जुड़े हैं, ग्रास रूट से जुड़े हुए हैं, और आपकी जो राजनीतिक यात्रा है वो जमीन से शुरू होकर अब शिखर तक बढ़ रही है। तो ऐसा आपने क्या किया है और क्या करेंगे, क्योंकि आपको सब कुछ पता है, जमीन की भी पता है और हवा की भी पता है, तो ऐसा क्या करने वाले हैं? आपने मेरी दुखती नज़र पे वो हाथ रख दिया। मैं बताना चाहूँगा कि जिला पंचायत सदस्य जब मैं बना तो उसके बाद फिर जिला पंचायत अध्यक्ष बना, तो जिला पंचायत असेंबली में हम भारतीय जनता पार्टी के 12 सदस्य थे, बाकी सपा बसपा के लोग थे। सपा बसपा के टाइम में माननीय मंत्री जी भी उस समय बसपा में ही थे, हरिंदर यादव और आशा यादव दोनों ही उस समय जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, और उसी के बीच में एक एम था प्रदीप कुमार। तो इन्होंने जिला पंचायत एक मॉल का निर्माण किया, और जिला पंचायत मॉल में जितने भी घोटाले कर सके थे उतने घोटाले करे। मैंने जिला पंचायत की कुर्सी जब पकड़ी, सबसे पहले बैठने के बाद में उसी की जांच शुरू करी। जब इन घोटालेबाजों को ये लगने लगा कि हम लोग जेल जाएंगे और ये क्योंकि संघ संगठन से जुड़ा आदमी है, हम इसे दबा नहीं पाएंगे, तो उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से मुझे जिला पंचायत अध्यक्ष से उतार दिया। लेकिन उतरने के बाद भी मैं वही आवाज़ उठाता रहा, और मैंने कहा था कि मैं उतार तो दिया आपने, लेकिन एक दिन मैं प्रदेश के सबसे लोकतंत्र के मंदिर में पहुंच करके इस भ्रष्टाचार की आवाज़ को उठाऊंगा, और उसी वहीं से मुझे न्याय मिलेगा। और बुलंदशहर में माल का भ्रष्टाचार अखबारों में छपता रहता है कि उसी के माल में इतना भ्रष्टाचार हो गया, 500 करोड़ का भ्रष्टाचार, 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार। उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो जब उतर गया, उतरने के बाद भी मैंने अपनी उसके खिलाफ जांच चालू रखी और कसम खाई कि मैं यहीं से विधायक बन के और इस आवाज़ को अपनी विधानसभा में उठाऊंगा। वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय अध्यक्ष जी मेरी बात सुनेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, दुनिया की आवाज़ उठाते हैं, हम अपनी बोलते हैं। तो वहाँ मैंने असेंबली में दोबारा उठाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे संज्ञान में लिया और उनके खिलाफ SIT की जाँच शुरू है। लेकिन अब भी कुछ सपा बसपा माइंडेड अधिकारी हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो 1 महीने के लिए कहा कि 1 महीने में इसकी जाँच हो जाएगी, लेकिन किस कारणवश नहीं हुई अभी माननीय मुख्यमंत्री से मिलेंगे, फिर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये जरूर है, माननीय मुख्यमंत्री की जो अपराध और भ्रष्टाचारी और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर वो बराबर काम करते हैं। किसी से कोई समझौता नहीं है। कोई भ्रष्टाचारी ये समझे, कोई अपराधी ये समझे कि मैंने सपा बसपा कार्यकाल में भ्रष्टाचार करा है और मैं बच जाऊँगा, किसी कीमत पर नहीं बचेगा। इसी के अभिनत में एक और आपको बताना चाहूँगा, अभी पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला मैं, एक सराय कुड़िया ज़मीन है लगभग 8,020 मीटर। ये ज़मीन काफ़ी समय पहले उनके पूर्वजों ने सरकार को दे दी और वो अधीन रही जिला पंचायत के। जिला पंचायत के अधीन थी, जो वहाँ एक अस्पताल बनाना था। उसके बाद जो मालिक थे उसमें, जिन्होंने पूर्वजों ने वो ज़मीन उनको दी, उनमें से एक हिस्से वाला ने हाई कोर्ट चला गया और उन्होंने कभी मेरी ज़मीन मुझे वापस कर दो। तो हाई कोर्ट ने उसमें से 802 मीटर ज़मीन उसको दे दी। लेकिन हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये जो प्रदीप कुमार AM है और हरिंदर आशा यादव 2, इन्होंने मिलकर क्या काम करा कि उनके ऑर्डर पे भी 8,020 जब थी 12 करोड़ की और अब है 1200 करोड़ की। उसमें 8,020 करके इन्हें आगे सौंप दिया। शर्मा जी, आंकड़ों पर न जाएं, और आप अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे चौधरी साहब, तो अभी बुलंदशहर चर्चा में रहा कि 4 मंदिरों की मूर्तियां तोड़ दी गई, एक ही गांव में तोड़ दी गई। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि एक धर्म विशेष ने वो काम किया। धर्म विशेष कौन है आप जान रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। फिर सामने आया कि वो उसी गांव के हिंदू लड़कों ने इस मूर्तियों को तोड़ा है। तो फिर ये जो बुलंदशहर कानून व्यवस्था की चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी कानून व्यवस्था है साहब? देखें, लॉ एंड ऑर्डर पर अगर आप बात करेंगे ना, तो हम पिक एंड चूज करके कोई एक ऐसी घटना हो गई
जिस पर प्रश्न चिन्ह लगते हैं उस पर ही हम चर्चा करते चले जाएं। और 99 में जो ऐसी चीज़ें हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के और कम्युनल पीस को लेकर के, उस पर हम चर्चा ही ना करें। ये समाज में यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, 22 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जब बुलंदशहर जनपद में बहुत बड़ी आबादी है, तो उसमें हम ये कहते हैं कि भाई 100% हमने गुंडों को खत्म कर दिया। उनका बात उसकी नहीं है, बात यह है कि जो मूर्तियां तोड़ी गई वो हिंदू लड़के थे। पहले आंदोलन आप लोगों ने किया, आपके संगठन ने, आपकी पार्टी ने, और आपके जो वहां की जिला इकाई है जो हिंदूवादी संगठन है, फिर बाद में पिक्चर अलग निकली। तो इसको ये सद्भावना मैं उसी को बता रहा हूँ। देखिए, जब ऐसी घटना होती है तो प्रमा फेसाई जो चीज़ें रहती हैं तो ऐसी ही उसमें सोचा जाता है। लेकिन आप देखिए पुलिस की काबिलियत देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, जो सत्य बात थी, तथ्य थे, वो सामने आ गए। और जहाँ तक कम्युनल टेंशन की बात है, तो 17 के बाद से, जब से पूज्य महाराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, जब मैं 17 में MLA बना था और जब चार्ज लिया, हमारे यहाँ SSP बदले, तो सबसे पहला तभी पहासों मेरे कस्बे में कर्फ्यू लगा था, झगड़ा हो रहा था, हत्या हो गई थी, और वहां से बात शुरू हुई। वो दिन है और आज का दिन है। आज तक मेरे किसी कस्बे में कोई कर्फ्यू की स्थिति या टेंशन की स्थिति नहीं आई, सारे चुनाव हुए हैं। और मेरा मानना ये है कि एक आध दो घटनाओं को अगर हम छोड़ देते हैं, तो बुलंदशहर की अगर हम बात करते हैं, तो वी आर कंप्लीटली लिविंग इन पीस। जबकि सवाल देखिए, ये इसे छोटी मोटी घटना नहीं माने, एक खुद के धर्म से संबंधित मंदिर को खुद के धर्म के लोगों ने तोड़ा है, तो ये जो सिम्टम है वो ठीक नहीं जा रहा है। और ऐसे इसके पीछे साजिश कौन सी है, इसके लिए कौन सी जांच की आप मांग कर रहे हैं? जो दोषी साबित हुए हैं, सिद्ध हुए हैं, जो जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनके लिए आप क्या मांग करेंगे? सरकार से क्या गुहार करेंगे? क्योंकि भाई एक वर्ग विशेष को बदनाम किया जा रहा था, और जो पकड़े गए हैं, जो आरोपी हैं, नहीं, उन पर बदनाम नहीं किया जा रहा। इसे एक घटना को छोड़ दें। देखिए, जहाँ तक क्रिमिनल की बात है, क्रिमिनल है, और ये एक अलग बात है कि जब मुख्यमंत्री जी क्रिमिनल पे कार्रवाई करते हैं, तो एक संप्रदाय के लोग उसमें ज़्यादा निकल आते हैं। उसमें तो मेरा या किसी का सरकार का कोई दोष नहीं है। जहाँ तक इस घटना की बात है, तो इसमें माइक्रो लेवल पे गहराई से मुझे नहीं पता है, किंतु ये मेरा पूर्ण विश्वास है, महाराज जी की सरकार में किसी भी व्यक्ति को धर्म जाति के आधार पर उसको नहीं फंसाया जा सकता। जो सत्यता है वो सामने आएगी। लेट अस वेट फॉर द पुलिस जो कर रही है कार्रवाई, उसको आप देखिएगा। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो सुलझे। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में नहीं, सबके मन में है। बुलंदशहर देश की राजधानी के इतने नजदीक है, और NCR और सारा कुछ सुन के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बुलंदशहर के नाम से, नाम तो बुलंद है, शहर के आगे लिखा हुआ है, लेकिन विकास की कोई शहर भी बहुत बुलंद है, एक तस्वीर जो है वो सामने नहीं आती। बहुत सुंदर। जैसे गाजियाबाद की हम बात कर लें, चाहे हम फरीदाबाद की बात कर लें, गुड़गांव की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, वहीं सटा हुआ जो बुलंदशहर है वो एक तरीके से पिछड़ेपन का प्रतीक है। कुछ दिखाई पड़ता नहीं, वहां सुनाई नहीं पड़ता, केवल अपराध के बारे में चर्चा। शायद लगता है आपको गलत सूचना है मनोहर। अभी आपके प्रोग्राम इतनी जल्दी में था, मैं बुलंदशहर से आ रहा हूँ, टेलीफोन गया जल्दी आना है, तो हम 45 मिनट में बुलंदशहर से यहाँ आ गए। 45 मिनट में हम बुलंदशहर से दिल्ली चले जाते हैं, खुर्जा चले जाते हैं। अभी वहाँ जेवर एयरपोर्ट जो बन रहा है, उसका पूरा जो प्रभाव है, फैक्ट्री नहीं, रोजगार नहीं, बेरोजगारी है, लड़के भाग के आते हैं। वही 45 जो आपने बताया ना, 45 मिनट में पहुंच जाना, तो 45 मिनट में रास्ता फासला तय करके तुरंत दिल्ली पहुंच जाते हैं। वहां रोजगार के लिए पहुंचते हैं, गाजियाबाद पहुंचते हैं, नोएडा पहुंचते हैं, गुरुग्राम पहुंचते हैं, फरीदाबाद पहुंचते हैं। औद्योगिक तरीके से ये इलाके हुए, बुलंदशहर का औद्योगिक विकास क्यों नहीं हुआ? आई एम नॉट एग्री विद दिस पॉइंट। वो कहीं बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, फरीदाबाद जाते हैं, तो बेटर सर्विसेज के लिए जाते हैं। देश तो एक ही है। जहां तक बात है इंडस्ट्री की, सवाल ये है कि जिस तरीके से फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद का विकास हुआ, औद्योगिक मानचित्र पर बुलंदशहर क्यों नहीं? लेट मी टेल यू, सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया है, जो बहुत बड़ी तादाद में, पहले फैक्ट्रियां बंद थी यहाँ पुरानी सरकारों में, बहुत बड़ी तादाद में हर फैक्ट्री वहाँ चल रही है। मेरा मानना है कि लाखों हमारे लड़के, आप बूढ़ चौराहे पर खड़े हो जाएं तो सिकंदराबाद जाते हुए दिखाई देंगे। नंबर 1। नंबर 2, दूध प्रोडक्शन में, मिल्क प्रोडक्शन में बुलंदशहर का जो नाम है वो दूसरे या तीसरे नंबर पे आता है। लगभग 30-35 लाख लीटर दूध पर डे जो एक्सपोर्ट होता है बुलंदशहर से। सारी इंडस्ट्री है, आनंदा वालों की है, CMC की है, पारस की है, बहुत सारी फैक्ट्री हैं जो हमारे दूध का प्रोसीजर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।